हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल DN एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं। और ये मेरा जो है सामने जो पीछे पोस्टर दिख रहा है, ये ऑफलाइन बैच का पोस्टर है। इकरा कॉम्पिटिटिव क्लासेज। एड्रेस जो है LN कैंपस यमुनानगर बड़हरिया सिवान। जिनको ऑफलाइन बैच करनी है वह एक बार हमसे संपर्क करें और अपने सभी सब्जेक्ट के समस्याओं के समाधान से जुड़ें और अपने कामयाबी में सफल रहें। और देखते हैं आज जो हम टेस्ट कराए आपका GMH हाई स्कूल बड़हरिया के ग्राउंड में, उसमें जो भी पेपर रहा बेहतर रहा, उसका डिस्कशन आज कराने हम जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को इससे जोड़ें। और लगभग 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन से कम 500 क्वेश्चन बनेगा। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। अब देखो, ये तो उपाध्यक्ष पूछ रहा है, अब अध्यक्ष कौन थे पहले ये जानेंगे। तो अध्यक्ष बाद में उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष में अस्थायी कौन थे, अस्थायी कौन थे और अस्थायी कौन थे और अस्थायी कौन थे। तो अस्थायी जब अध्यक्ष की बात आएगा तो पहली जब बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष की जब बात आएगी तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक जब हुई, दिल्ली में हुई दोनों बैठक, दूसरी बैठक जब हुई, इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसी समय चयन किया गया किनका, तो उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया गया हरीश चंद्र मुखर्जी को। हरीश चंद्र मुखर्जी को चयन किया गया। ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे। इनका अन्य नाम HC मुखर्जी है, शॉर्टकट नाम है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका HC मुखर्जी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? अब देखो यहाँ, ये संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। माने राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अवर कोर्ट के द्वारा दिए गए सजाए को माफ़ करने की शक्ति प्राप्त है। वह आर्टिकल 72 के तहत क्षमा कर सकता है या सजा में थोड़ा सा कम करा सकता है। तो ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अब बात आएगा कि यह शक्ति राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है। तो राज्यपाल को यह 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत, राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत। आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो देखो, राष्ट्रीय आपातकाल तो होगा नहीं, इसलिए कि राष्ट्रीय आपातकाल की जब बात आएगा तो ये अनुच्छेद 352 होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। अब देखो, संविधान के संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। किस भाग में है ये? तो यह है भाग, संविधान के भाग 20 में। कहाँ से लिया गया है यह प्रावधान? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 संबंधित है। नेक्स्ट आओ,
भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? वह व्यक्ति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? 2002 से लेकर 2007 तक। कब से कब तक? 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ज्ञानी जैल सिंह भी रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो रहबे किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट आओ, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? पहले एक बात जानो कि धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 110 आर्टिकल में धन विधेयक का उल्लेख है। यह किसकी अध्यक्षता में पेश किया जाता है? तो यह लोकसभा की अध्यक्षता में पेश किया जाता है। इसका एकमात्र अधिकार है कि केवल है लोकसभा में ही, लोकसभा में पहले पेश किया जाता है, लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। ये राज्यसभा में विशेष अधिकार, राज्यसभा को विशेष अधिकार धन विधेयक के बारे में नहीं है। अगर धन विधेयक को राज्यसभा रोक कर रखता है तो उसे पास समझा जाएगा या परामर्श लिया जाता है, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा इसमें परामर्श दे या न दे, इसमें एक छत्र शक्ति जो होती है लोकसभा की होती है और लोकसभा अध्यक्ष इस विधेयक को घोषित करने का निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट आओ, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख को क्या कहा जाता है? देखो, राज्यपाल कहा जाता है। राज्य के प्रमुख को, वास्तविक प्रमुख को, संवैधानिक प्रमुख को कहा जाता है। ये हो जाएगा उपराज्यपाल। उपराज्यपाल हो जाएगा। कहाँ कहाँ उपराज्यपाल रहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ रहते हैं उपराज्यपाल? दिल्ली, पुदुचेरी या पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये सभी जगह राज्यपाल, उपराज्यपाल रहते हैं। बाकी सब जगह प्रशासक रहते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपराज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? यह किया गया 1950 में। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था? प्रथम था 1951 से 56। अंतिम कब से कब तक था? 2012 से 2017। क्लियर? लेकिन 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया, जो 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। एक और बात बताया जाता है कि योजना आयोग गैर सरकारी है, गैर सरकारी या संविधानेतर निकाय है, संविधानेतर निकाय है। क्लियर? संविधानेतर निकाय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1950। नेक्स्ट आओ, अगला, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? ये संपत्ति का अधिकार पहले है किस अनुच्छेद में? संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के च एवं अनुच्छेद 31 में। ये दोनों को हटा दिया गया, दोनों को हटा कर क्या कर दिया गया? विरमित कर दिया गया, माने हटा दिया गया। हटा के कहाँ रखा गया? तो हटा के रखा गया 44वां संविधान संशोधन
44वां संविधान संशोधन 1978 में 1978 में इसे संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। रखा कहाँ गया इसे? भाग 12 में अनुच्छेद 300 को या ए में रखा गया। तो ये क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन होगा। एक और बात जान, यह 42वां संविधान को कहते हैं हम लोग मिनी संविधान। मिनी संविधान यानी सबसे अधिक संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन में हुआ और सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन है। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ये पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास है? पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट आओ, अगला देखते हैं। हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देता है? हेली धूमकेतु जो होता है ये क्या है? हेली धूमकेतु एक प्रकार का यह पूछल तारा है। पूछल तारा उसे कहते हैं जो जलवाष्प धूलकण से निर्मित है। अब देखो, पिछली बार दिखा था ये 1986 में, अब दिखागा ये 2062 में। 2062 में दिखेगा, लेकिन ऑप्शन में 2061 है, इसे 62 बना लो। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब देखो, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? प्रत्येक 2 घंटों में एक बार, प्रत्येक 12 घंटे में एक बार, प्रत्येक 48 घंटे में एक बार, प्रत्येक 24 घंटे में एक बार। तो ये होगा प्रत्येक 12 घंटे में एक बार, माने प्रत्येक 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा यह कर जाता है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट आओ, अब देखो, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? अब देखो, अवसाद चट्टानें किसे कहते हैं? जो जीवाश्म से निकलती है, अवसादों से निकलता है। आग्नेय चट्टान कहा जाता है जिसकी लवा ज्वालामुखी निर्मित आकर पृथ्वी के भूपरिपट्टी के ऊपर आकर ठंडी हो जाए लावा, आग्नेय चट्टान का रूप होता है। तो ग्रेनाइट भी एक प्रकार का आग्नेय चट्टान ही है। और इसमें एक और एग्जाम्पल होता है बेसाल्ट या गैब्रो, ये सब आग्नेय चट्टान की उदाहरण है। नेक्स्ट आओ, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अब देखो, सहारा के बारे में पूछेगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ये कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका? तो ये तो कटिए जाएगा, ऑस्ट्रेलिया कटिए जाएगा, ईरान कटिए जाएगा। अब बच गया दक्षिण अफ्रीका। तो अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका एक देश है। अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका एक देश है, ये स्थित है उत्तर अफ्रीका में। किधर? उत्तर अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 84 लाख वर्ग किलोमीटर सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। इसको प्रॉपर वे में कॉपी बनाओ और बिहार पुलिस का जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक लगे रहो। और उम्मीद मैं करता हूं कि कल का न्यूज़ के हिसाब से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हो जाएगा। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा, अपने डेट पर हो जाएगा। क्लियर है? लग जाएगा अभी से। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है?
नाम देखो कितना शानदार है, सीधा है, प्योंग पयांग। अब देखो यहाँ देखो, कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया का राजधानी है नेम पेन। कहाँ है? नेम पेन। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। कहाँ है? हनोई। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। तो बच गया जो वही ना होगा, प्योंग पयांग कहाँ की राजधानी है? उत्तर कोरिया की राजधानी है, उत्तर कोरिया के राजधानी है। नेक्स्ट आओ, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से अलग करता है। अब देखो, पाक जल डमरू मध्य किसको किसको अलग करता है? भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, माना भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार से अलग करता है। अब देखो, इसमें है कि सुंडा जल डमरू मध्य, सुंडा किसे किसे अलग करता है? सुंडा जल डमरू मध्य। बांस जल डमरू मध्य, बांस जल डमरू मध्य। और हडसन जल डमरू मध्य, हडसन जल डमरू मध्य। अब देखो, सबसे पहले है सुंडा। सुंडा किसे अलग करता है जी? कितना नंबर है? 15 नंबर। सुंडा किसे अलग करता है? सुंडा करता है सुमात्रा एवं जावा द्वीप को, सुमात्रा एवं जावा द्वीप को, जावा द्वीप को। ये किसे अलग करता है? बांस तस्मान सागर, तस्मान सागर एवं तस्मान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को, एवं दक्षिण सागर को। अब आएगा हडसन। हडसन किसे अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर एवं हडसन की खाड़ी को, हडसन की खाड़ी को, अटलांटिक महासागर, हडसन की खाड़ी को। अब देखो, सुंडा किसे अलग करता है? सुमात्रा और जावा द्वीप को। बांस जल डमरू मध्य किसे अलग करता है? तस्मान सागर और दक्षिण सागर को। हडसन जल संधि जल डमरू मध्य किसे अलग करता है? अटलांटिक महासागर एवं हडसन की खाड़ी को। अब देखो, पहले जल डमरू मध्य क्या है? दो स्थानों के बीच का जल, अगर जोड़ता भी है तो अलग भी तो करता है। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण में, मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? माने 3 नदियों में से कौन नहीं है जो उत्तर भारत के मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? अब देखो, सिंधु तो जानिए रहे हैं आप, ब्रह्मपुत्र और गंगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी समझिए कि 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों से है। अब देखो, गोदावरी कहाँ से निकलती है भाई? त्रयंबक गांव से, त्रयंबक गांव से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ये चोम युंग डुंग पहाड़ी से निकलती है। यह पहाड़ी कहाँ है? मानसरोवर में है। कहाँ है? मानसरोवर में। सिंधु कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। गिरती कहाँ है सिंधु? अरब सागर में। ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में। 3 नदी गिरती है बंगाल खाड़ी में, एक जो है आपका गिरती है अरब सागर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। नेक्स्ट आओ, गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से जाना जाता है? इसे प्रायः आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आओ,
निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल कौन सी है? तो दलहन। फलीदार फसल कौन सी है? तो दलहन है। नेक्स्ट आओ, सिंधु सभ्यता की इनमें से किस स्थलों में जलाशयों का साक्ष्य मिले हैं? जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। जलाशय का साक्ष्य प्लस स्टेडियम का साक्ष्य प्लस जलाशय का साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। किसने खोज किया था इसका? 1967 में, 67-68 में जेपी जोशी ने किया था। अब देखो, कलिबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? कलिबंगा से कांच की चूड़ियाँ। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? यह एक बंदरगाह था। यहाँ से चावल के दाने मिले हैं। चावल एवं बाजरे के दाने प्राप्त हुए हैं। इसको सिटी ऑफ डेड कहा जाता था। लोथल किस नदी के तट पर है? लोथल भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। नेक्स्ट आओ, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के बारे में 2 चैप्टर हम पढ़ाएं आपको अलग अलग वीडियो में। बौद्ध धर्म क्या है, उसका त्रिपिटक क्या है, जैन धर्म क्या है, उसका त्रिरत्न क्या है, ये दोनों बताए हैं। यदि आपको जानकारी होगा तो आप आंसर इसका बता देंगे कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की भाषा, त्रिपिटक की भाषा क्या थी? पाली थी। त्रिपिटक में कौन कौन था? सुत्त पिटक था, विनय पिटक था और अभिधम पिटक था। अभिधम पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? पाली थी। ठीक है, नेक्स्ट आओ देखते हैं। अब देखो, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? अब एक बात जानो, इतिहास में एक नाम विक्रमादित्य का नहीं है। इतिहास में 14 राजाओं का उपाधि विक्रमादित्य का है। उसमें पहला जो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था पहला? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो, और अंतिम कौन था? हेमू। कौन था? हेमू को पराजित किया गया था 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के सेकेंड वार में, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ। हालांकि अकबर लड़े नहीं, अकबर के सेनापति बैरम खान लड़े, बैरम खान जीते और हेमू हारा। तब प्रथम उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला और अंतिम उपाधि विक्रमादित्य की हेमू को मिला। अब देखो, इसके दरबार में आए थे फाहियान, चीनी यात्री थे। ये पूछता है, चीनी यात्री थे। ये धर्माचार्य थे, धर्म के जानकार धर्माचार्य थे। क्लियर? चंद्रगुप्त प्रथम, इनको बोला जाता है वास्तविक संस्थापक। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। रामगुप्त गुप्त वंश से है, कुमारगुप्त द्वितीय गुप्त वंश से है। नेक्स्ट आओ, अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी कहा जाता है? चारे को तो वेद सुने थे हम लोग, कौन कौन? एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा है आपका सामवेद, चौथा है आपका अथर्ववेद। इसमें जादू टोना से संबंधित, सामवेद संगीत से संबंधित, यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित, ऋग्वेद प्रार्थना से संबंधित। लेकिन ये 5वां वेद आ गया, इसे सबसे प्राचीन कहा जाता है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद
ये आ गया पांचवा वेद। 4 गो। पांचवा वेद क्या है? पांचवा वेद है आपका महाभारत। किसने लिखा महाभारत को? महर्षि वेद व्यास ने। किसने? महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास ने। रामायण को तो जानिए रहा है, महर्षि वाल्मीकि ने। भगवत गीता को, शिव पुराण को। नेक्स्ट आओ। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा प्रथा का शाब्दिक अर्थ होता है कि पैर के बल लेटकर राजा को प्रणाम करना, राजा के चरणों में नमन करना, राजा के चरणों को नमन करना। अब देखो, ये था गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन ने लाया था यह प्रथा। गियासुद्दीन बलबन ये गुलाम वंश का शासक था। किसका था? गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? 1206 से लेकर 1290 तक रहा। क्लियर? अब देखो, इल्तुतमिश दिया है। ये गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा, वास्तविक संस्थापक तब कौन होगा? तब होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक रहे। वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका। प्रथम महिला शासिका। प्रथम महिला शासिका हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर था गुलाम डायनेस्टी का। तो सिजदा प्रथा किसने शुरू किया? क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी राजधानी थी विजयनगर की। विजयनगर की स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने। कब? 1336 से 1337। ये पूछता है कि इस समय दिल्ली के किसका शासनकाल था? इस समय राजा जो था एम्बिट ही था, मोहम्मद बिन तुगलक था। यानी कि तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तुगलक वंश का शासन चल रहा था। अब देखो, विजयनगर हो गया आपका। विजयनगर में 4 राजवंशों ने राज किया। कौन कौन? संगम, तुलुआ एवं अराविडू। ये 4 राजवंशों ने राज किया विजयनगर साम्राज्य में। अब देखो, परमार राजपूत राजवंश है। इसका संस्थापक कौन था? परमार का उपेंद्र राज। चोल, विजयालय, राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग, ये सब वंश है। राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश और परमार वंश। और इसका संस्थापक है परमार के उपेंद्र राज। विजयालय है चोल वंश के, और राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विजयनगर हो जाएगा। नेक्स्ट आओ। इनमें से किसे खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? पहले खाना का अर्थ जानो। खाना का अर्थ होता है खाना, विश्वासी, एकदम विश्वास। आपका हम पर विश्वास है तो आप हमसे जुड़े हैं। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप पर किसी और का विश्वास होगा, आपसे वो जुड़ेगा, या उसके बाद भी आप हमसे जुड़े हैं तो जुड़े रहिए हमेशा, लाइफ टाइम रहिए मेरे साथ। LIC करा लीजिए हमसे। जीवन का, पेपर का नहीं, जीवन का। विश्वासी। खाना का अर्थ होता है विश्वासी। अब देखो, अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं और बैरम खान, ये तीनों शासक है। लेकिन बैरम खान शासक नहीं है, संरक्षक है। किसका संरक्षक है बैरम खान? अकबर के। किसका? अकबर के।
अकबर के संरक्षक हैं, इन्हीं को विश्वासी के चलते खाने खाना की उपाधि दी गई। हालांकि इसके बाद इनके पुत्र को भी खाने खाना की उपाधि दी गई, जिनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना अब्दुल रहीम खाने खाना। जब बैरम खां 1559 में डेथ कर गए, उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के दरबार में आए, तो उन्हें भी विश्वास के चलते खाने खाने की उपाधि दी गई। अब देखो, शेर शाह सूरी सूर्य राजवंश की स्थापना किए। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम कहाँ है? कमेंट करके बताओ, सासाराम कहाँ है? बिहार में है। हुमायूं ये मुगल वंश के राजा थे, इनका मकबरा कहाँ है? दिल्ली। अकबर को तो जानिए रहे हैं आप लोग, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, वास्तविक संस्थापक मुगल वंश। इनका मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा। क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरम खान। नेक्स्ट आओ, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन किस वंश के शासक थे? यह सेन वंश के थे। सेन वंश का स्थापना किसने किया था? इसका संस्थापक था सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन। बंगाल का शासक है, बंगाल का क्षेत्र था सेन वंश का। अब देखो, नेक्स्ट आओ, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो पहले जानो प्रथम निजाम कौन था? अंतिम निजाम कौन था? तो प्रथम निजाम कौन था? 27। अब देखो, प्रथम निजाम कौन था, तब ना अंतिम जानेंगे। प्रथम निजाम कमरुद्दीन, 1713 से 19 तक राज किया। अंतिम कौन था? मीर उस्मान अली खान। तब प्रथम पूछेगा ये और अंतिम पूछेगा, हालांकि क्वेश्चन में है, तो हो जाएगा मीर उस्मान अली खान। नेक्स्ट आओ, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? यह 1784 में किए थे। 1784 में किए थे। नेक्स्ट आओ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? इसका गठन 1924 में किया गया। कब किया गया? 1924 में किया गया। नेक्स्ट आओ, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? तो पहले एक बात जानो कि क्रिप्स मिशन कब आया था। ये आया था मार्च 1942 में। अब देखो, मार्च 1942 में इसलिए आया कि एक बहुत बड़ी युद्ध शुरू हुई थी 1939 से 1945। ये कौन सा युद्ध था? द्वितीय विश्व युद्ध। अब भारत संविधान सभा की मांग पर अड़ा था। कब से अड़ा था? 1936, 1937, 1938 और 1939 तक। ये 4 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सब में एक ही मांग हुआ कि संविधान सभा गठन की अनुमति दे दिया जाए, हम अपना संविधान बनाएं और अपने लोगों के लिए लागू करें। तब तक जैसे 1939 आता है, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाती है और उसके बाद भारत को मनाने के लिए अगस्त प्रस्ताव लेके आया। उसके बाद क्रिप्स मिशन लेके आया। तो क्रिप्स मिशन लेके आया, ये भी समझिए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग का तो एक ही कथन था, इसमें पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का उल्लेख अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इस मिशन का बहिष्कार करें। और कांग्रेस का उद्देश्य यही था कि हम इस मिशन के तहत देश को तोड़ने की बात की गई कि जो रियासत आता है मेरे यहाँ ठीक है, और नहीं जो आता वो अलग नियम कानून बनाएगा। तो दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। भेजा कौन था? प्रश्न ये है। मार्गरेट थैचर, बेंजामिन डिज़रायली,
रॉबर्ट वालपोल, विंस्टन चर्चिल। उस समय 1942 में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह विंस्टन चर्चिल थे। आज़ादी के समय कौन थे? आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। आज़ादी के समय। 1857 क्रांति के समय कौन थे? 1857 क्रांति के समय कौन थे? लॉर्ड परमस्टन। कौन थे? लॉर्ड परमस्टन। कांग्रेस की स्थापना के समय कौन थे? 1885 में ग्लेडस्टोन। कौन थे? ग्लेडस्टोन। और आपको क्रिप्स मिशन के तहत कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट आओ, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने 1975 में दिया। यह इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ था। यही पटना गांधी मैदान से आह्वान किया गया और इसी पटना के गांधी मैदान से एक आंदोलन शुरू किया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिसे संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। नेक्स्ट आओ, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया? आर्थिक उदारीकरण का मतलब होता है कि 3 स्तर पर निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये शुरू किया गया 1991 में। कब से शुरू किया गया? 1991 में। नेक्स्ट आओ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना था? तो एक बात जान लो, शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात 69 शहरी 69 ग्रामीण और 31 शहरी था। तो लगभग है सी में 69, 31 और 69। नेक्स्ट आओ, 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर। यह है क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। एक प्रकार का यह अप्रत्यक्ष कर है कि क्या कह रहा है? 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। तो एक बात जान लो, एक संविधान संशोधन विधेयक है। लागू कब हुआ बाबू? यह 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया। अब आओ, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो, इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों, फसलों और कटाई एवं उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में रुपये 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। यह ठीक है। इसे 3 वर्षों में 2 लाख रुपया क्लस्टर बनाए जाएंगे। 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया है। यही गड़बड़ है। 20,000 2 लाख नहीं होगा, ये लगभग 1 लाख के आसपास होगा। 1 लाख होगा, 2 लाख दिया है। ठीक। नेक्स्ट आओ, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष की गई? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 14 नवंबर 2004 को यह प्रोग्राम शुरू की गई। नेक्स्ट आओ, WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की? WHO ने यह शुरुआत की वी हेल्दी बी मोबाइल। वी हेल्दी बी मोबाइल। नेक्स्ट आओ, जल्लीकट्टू क्या है? यह प्रकार का लोकप्रिय खेल है। कहाँ होता है? किस राज्य में होता है? यह होता है तमिलनाडु में। किसमें होता है? तमिलनाडु में होता है। अब देखो, यह सांड को बस में करने वाला एक लोकप्रिय खेल। हाँ सही है, यह सांड को बस में करने वाला एक लोकप्रिय खेल तमिलनाडु में होता है, जल्लीकट्टू। आओ, गोटीपुआ नृत्य क्या है? गोटीपुआ नृत्य क्या है? मंदिर में लड़कियों का भारतनाट्यम कर रहा। भारतनाट्यम तो खैर होगा नहीं, भारतनाट्यम तमिलनाडु से है। उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य, हाँ ये सही है, उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य कहलाता है गोटीपुआ।
गोटीपुआ कहलाता है। नेक्स्ट आओ, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरीश प्रसाद चौरसिया से संबंधित है? बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया से संबंधित है। तबला से कौन कौन संबंधित है? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और बहुत सारे लोग हैं। नेक्स्ट आओ, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी? तो उस लेखक का नाम है, प्लेयर का नाम है कपिल देव। सुनील गावस्कर की एक पुस्तक है सनी डेज। अनिल कुंबले साहब का भी एक पुस्तक का नाम है वाइड एंगल। इनके पुस्तक का भी नाम है वाइड एंगल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपिल देव। नेक्स्ट आओ, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है बाबू मेरे 29 अगस्त को। यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में। मेजर ध्यानचंद के जन्म के रूप में। अब देखो 12 नवंबर क्या मनाया जाता है भाई? 12 नवंबर। 12 अगस्त क्या मनाया जाता है? तो 15 अगस्त दिया, 15 अगस्त जानिए रहे हैं आप। 12 अगस्त, 12 जनवरी, देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। 27 जुलाई को क्या मनाया जाता है? यह एपीजे अब्दुल कलाम साहब का पुण्यतिथि है। यह पुण्यतिथि है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का पुण्यतिथि है। क्लियर? स्मृति दिवस या स्मृति दिवस इसे कहा जाता है, स्मृति दिवस। अब देखो 12 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस। नेक्स्ट आओ, अगला, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियां होती है? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? तो नोबेल पुरस्कार की 6 श्रेणियां होती है। आपको जानकारी हो, यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा, शांति, रसायन, भौतिकी, साहित्य, 1 2 3 4 5, ये 5 दिया जाता है। कब से? 1901 से। एक इसमें ऐड किया गया 1969 में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र वाला। अर्थशास्त्र के क्षेत्र वाला दिया गया 1969 से। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा नोबेल पुरस्कार। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियां हैं नोबेल पुरस्कार की? शुरुआत इसकी कब की गई? 1901 में। क्लियर? नेक्स्ट आओ, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। सबसे पहले ब्रिक था ये। ब्रिक की स्थापना 2009 में की गई और ब्रिक्स की स्थापना 2010 में की गई। 2010 में की गई। बी मतलब होता है ब्राजील। आर मतलब रसिया, रूस, रसिया। आई मतलब इंडिया। सी मतलब चीन, चाइना। इसमें ए से आ गया साउथ अफ्रीका। ठीक है? नेक्स्ट आओ, भारत में निर्मित टैंक का नाम है। भारत में निर्मित टैंक का नाम है क्या? तो इसका नाम है अर्जुन टैंक का नाम है। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर परम युवा 1984 में विकसित हुआ था। कौन? परम युवा 1984 में विकसित हुआ था। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है कि 1 बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का उपयोग होता है? 1 बिट
डाटा का एक बिट डाटा का संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? फ्लिप फ्लॉप का। किसका होता है? फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट आओ। वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। वह ओपोनेंट था जो इंटरनेट का आधार बन गया। नेक्स्ट आओ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को किसमें प्रारंभ में पहुंचा देता है? तो यह अपने रो लाइन में पहुंचा देता है, डायरेक्ट लाइन पे लेकर चल जाता है उधर। नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विभवांतर का मात्रक है प्रकाश वर्ष, नहीं होगा। दूरी का मात्रक है जूल, पास्कल नहीं होगा। वेबर, विद्युत चुंबकत्व का मात्रक है एम्पियर, नहीं होगा। और कैलोरी और जूल, यही ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है, कैलोरी और जूल। नेक्स्ट आओ। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग समुद्र में ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? वो होता है परिदर्शी। क्या होता है? परिदर्शी। नेक्स्ट आओ। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। ये कह रहा है कि वह सत्य है, सत्य नहीं, असत्य है। तो बात सही है, यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। कोई वस्तु एक जगह स्थिर है और उस पर कोई परिवर्तन नहीं है तो उसका कार्य भी शून्य होगा। उसमें जब परिवर्तन लाएंगे, उसकी अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो अपने कुछ कार्य होगा जी। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, हो भाई, हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। इसकी इकाई जूल है, कार्य की इकाई जूल है। वो यह एक सदिश राशि है, नहीं, यह सदिश राशि नहीं है। कार्य एक प्रकार के अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट आओ। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? केशिका की क्रिया है। क्या है? केशिका की क्रिया है, केशिकत्व की क्रिया है। नेक्स्ट आओ। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? धारा की ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि के परिवर्तन के ऊपर यह कार्य करता है। डॉक्टरों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा स्टेथोस्कोप का डॉक्टर के द्वारा प्रयोग होता है। नेक्स्ट आओ। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है? वह नियम होता है एवोगाड्रो की संख्या। एवोगाड्रो की संख्या, ठीक है, एवोगाड्रो की संख्या। नेक्स्ट आओ। अलग अलग परमाणु संख्या, एक दिन बताए थे, अलग अलग परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या क्या कहलाता है? तो अलग अलग परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या कहलाता है समभारिक। और वही अगर आ जाएगा परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न तो वह कहलाएगा समस्थानिक। वह कहलाएगा समस्थानिक, आइसोटॉप। तो इसमें देखो थोड़ा सा अंतर है। अलग अलग परमाणु संख्या तो क्या कहलाएगा? समभारिक। अलग अलग द्रव्यमान संख्या क्या कहलाएगा? समस्थानिक। नेक्स्ट आओ। अम्लराज एक्वारिजिया का मिश्रण होता है। एक्वारिजिया कहते किसको है? जिसमें सोने को घोला जा सकता है। यह होता है 3:1 के रूप में। इसमें होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और क्या होता है? NO2 नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। HCl होता है, NO2 होता है कि नहीं होता है? वो रुक जाओ, ये तो तय है कि 3:1 में होता है। ये होता है HCl और दूसरा है HNO3 होता है, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल।
अब क्लियर हुआ। ये होता है 3 के रूप में, ये होता है 1 के रूप में, 3:1 में होता है, जिसमें लोहे सोना को घोला जा सकता है। इसी को एक्वारिजिया भी कहा जाता है। आओ, निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है? जल उपचार में प्रयोग होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है, तो हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। जल उपचार में होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है, कौन? एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट आओ, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। नेक्स्ट आओ, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम पादप के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, जिसके चलते रंध्र खुला रहता है, खुला और बंद होता रहता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे प्रॉपर वे में करते हैं। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिक विकार नहीं है? अनुवांशिक विकार का मतलब हुआ कि अनुवांशिकी रोग नहीं है। आप देखो, डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र संबंधित है, बढ़ानता विटामिन से संबंधित, विटामिन संबंधित नहीं है, बढ़ानता का रोग जेनेटिक होता है, ये जल्दी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होता है जल्दी। कौन सी? थैलेसीमिया, ये भी विटामिन से संबंधित है, लेकिन एड्स अनुवांशिक विकार नहीं है। ये असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है, और इसमें यह वायरस जनित रोग है। इसमें WBC नष्ट हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाता है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? बताओ कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन? ICPM। ई कितना होता है? 21 और 23। यहाँ समझो, 4 प्रकार के दांत होते हैं ना, तो पहला कौन होता है? ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसको देख लो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, 21 और 23 यह वयस्कों में होता है। किसमें? वयस्कों में होता है। 21 और 23 कितना होगा? देखो, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 गुणे 4। वयस्क में कितना होगा बाबू दांत? 32। अब देखो, अब बच्चों में देखना है, बच्चों में कितना होता है? ICPM 2102। बच्चों में कितना होता है? 2102। देखो, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, चूसने का जो दांत का प्रोसेस होता है बच्चों में नहीं होता है। इसमें कितना हो गया? 2 1 3 3 2 5 गुणे 4, तब 5 चौका 20। बच्चों में 20 दांत होता है। पूरे जीवन में कितना दांत निकलता है? 52। कब कब? 0 से 6 वर्ष के बीच दूध के दांत, और 6 वर्ष से ऊपर अस्थाई दांत, परमानेंट टीथ। क्लियर हो गया होगा? एक बार देखना, यहाँ 3 4 5 क्वेश्चन बनेगा। एक तो क्वेश्चन बनेगा कि ICPM दांतों का फॉर्मूला क्या है? 21 और 23 गुणे 4, मतलब 4 गो इधर होगा ना, 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 16 16 32। बच्चों में वैसे ही होता है 5 5 10 और 10 20। पूछता है कि पूरे जीवन में कितनी दांत निकलता है? तो 52 गो। दूध का दांत कितना होता है? तो 20। ये टूट जाता है, एक दांत बच्चों में नहीं रहता है, प्रीमोलर वाला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट आओ, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो जानिए रहे आप लोग, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट आओ, अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, देखो ध्यान से। शाकाहारी आता है, सर्वाहारी आता है, और मांसाहारी भी आता है। स्वपोषी नहीं आता है, स्वपोषी नहीं आता है। नेक्स्ट आओ, अब देखो, जनवरी 2023 में पुस्तक रिवोल्यूशनरीज
द अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वन इट्स फ्रीडम विमोचित की गई है, इसका लेखक कौन है? तो इसका केवल नाम याद रख लेना, थोड़ा सा पुराना करंट है, घबराना नहीं है, इसलिए कि इस बार जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें 23 का करंट पूछा था, इसीलिए 23 का करंट है। 23 का करंट पूछा था, आने वाले एग्जाम में 23, 24 का हीटेड क्वेश्चन और 25 का हीटेड क्वेश्चन इसी साइट को हम कराएंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ बने रहो। आओ नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2023 में भारत में अमेरिका का नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये होंगे एरिक गारसेटी। कौन होंगे? एरिक गारसेटी। नेक्स्ट आओ। नवंबर 2022 में इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का नाम याद रखना, दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान। अभी धर्मेंद्र प्रधान कौन मंत्री हैं? अभी वर्तमान में ये शिक्षा मंत्री हैं। कौन मंत्री हैं? शिक्षा मंत्री हैं। पहले मानव संसाधन विकास मंत्री थे, अब मानव संसाधन विकास मंत्री का पद ही हटा दिया गया, शिक्षा मंत्री हट कर दिया। नरेंद्र मोदी जानिए रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। भूपेंद्र यादव क्या है? पर्यावरण मंत्री हैं। अमित शाह जानिए रहे हैं, गृह मंत्री हैं। एक और मंत्री है अमित शाह के पास मंत्रालय, सहकारिता मंत्री। कौन? सहकारिता मंत्री। नेक्स्ट आओ। जनवरी 2023 में नील मणिफुकन जूनियर का निधन हो गया। बस नाम याद रखना कि इसका संबंध किससे है। ये 23 का करंट भले है, लेकिन ये इसका संबंध किससे है ये याद रखना कि नील मणिफुकन जूनियर का निधन हो गया और किससे संबंधित थे? तो संबंधित थे साहित्य से। किससे संबंधित थे? साहित्य से। नेक्स्ट आओ। फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वह थे रुचिरा कंबोज। कौन थे? रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट आओ। अब देखो यहाँ एक बात दिमाग में रखना, जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है बताओ? मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताना। नेक्स्ट आओ। अब देखो यहाँ से रीजनिंग है। रीजनिंग में है, देखो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी को क्या लिखते हैं? NHCETOLOG लिखते हैं के रूप में लिखा जाता है। तो जनरेशन को ये लिखा जाता है। तो अपोकलिप्स को क्या लिखा जाएगा? अब देखो टेक्नोलॉजी यही है ना, टेक्नोलॉजी। अब देखना थोड़ा सा कौन को लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 है ना। अब देखो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ NHCET। अब देखो यहाँ NHCET उल्टा चला है। अब देखो YGOLO। अब देखो YGLO है ना। अब देखो तो इसको उल्टा लिखा है, वैसा ही जनरेशन को भी लिखा होगा। हमको लिखना है, इसको लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 को बांट देते हैं। 5 को बांटेंगे तो 1 2 3 4 5। अब 5 अब देखो ACOPA कहाँ है? ACOPA सब महका जी। ACOPA ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। ACOPA हाँ ठीक है, ACOPA ठीक है। अब देखो यहाँ उसके बाद ESP। अब देखो यहाँ ACOPA उसके बाद ESPY ठीक तो है, कंप्लीटली हो गया। ए आ जाएगा। दो भाग में बांट के इसको काट दिया है और दोनों को उल्टा चला दिया है। क्लियर? अब नेक्स्ट आओ। अब देखो ये है एक निश्चित कूट भाषा में एब्रोड को क्या लिखते हैं? एब्रोड माने विदेश को क्या लिखते हैं? DFORDH यही लिखते हैं ना। अब देखो इसको कितना बढ़ा दिया है? 3। इसको कितना बढ़ा दिया है? 4 ठीक है। अब देखो ओ को ऐसे कर दिया है, आर को यहाँ भेज दिया है। फिर इसको कितना बढ़ा दिया है? 3। इसको कितना बढ़ा दिया है? 4। क्लियर? अब देखो किसको लिखना क्या है? कुट भाषा में क्या? एजेंसी को लिखना है। एजेंसी
एजेंसी को लिखना है। तो ऐसे ही बढ़ाओ इसको भी, तो 3 बढ़ाइएगा प्लस 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा डी, फिर 4 बढ़ाओ तो 7 4 11, 11 पर कौन आता है भाई, के आता है। तो देखो डी के कमना में है, ये तो होगा ही नहीं, डी जो ये होगा ही नहीं। अब डी के इसमें होगा, इसमें होगा। अब देखो एन को यहाँ रख दो और ई को यहाँ रख दो, सी में फिर 3 ऐड करो तो 4 और 3 7 7 पर जी, और इसमें फिर 3 4 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 और 4 29, कितना होता है 29 पर, सी आता है 29 पर। अब देखो डी के एन ई जी सी, डी के एन ई कहाँ गया, डी के एन ई जी सी, बी नंबर विल बी द राइट आंसर। और नेक्स्ट देखता है, ये देखो पासा है, इसमें पूछ रहा है कि 3 को दर्शाने वाले संख्या 3 को दर्शाने वाले फलक पर विपरीत संख्या कौन सी होगी। अब देखो इसमें ये 2 तरह के पासा हम लोग देखते हैं, एक स्टैंडर्डाइज देखते हैं और एक आपको समझ साधारण पासा देखते हैं। अब देखो 6 1 7 योग हो गया, एक पासा का 7 सबको समझ जाओ कि 7 होगा। अब देखो हमको निकालना है 3 का, तो इसमें देख ले कॉमन क्या है, 6 है, 6 है, इसमें कुछ कॉमन है, हाँ 1 1 है, ठीक है, ठीक कोई बात नहीं। अब देखो 6 6 कॉमन देख लिए हम लोग। अब इसको क्लॉकवाइज हम चला देंगे, इसको चलाएंगे तो 3 और 2, इसको चलाएंगे तो 5 और 1, 5 और 1। पूछ किसका रहा है, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या होगा 5, 5 किस में है डी में। अब देखो यहाँ 6 के विपरीत पूछता था क्या होता, तो 6 के विपरीत तो देखो इसमें क्या नहीं है, 3 है, 5 है, 2 है, 1 है, 4 है, तो 6 के विपरीत पूछता था 4 होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, अब देखो ये बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, देखो कितना बढ़िया बनाते हैं इसको हम, देखो इसी को बना देते हैं, इतना ताम झाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो कह रहा है कि यदि p माइनस क्यू माइनस आर मल्टीपल एस डॉलर टी है तो p का t से क्या संबंध है। देखो p का t से क्या संबंध है, मतलब ये p t का क्या लगेगा। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ ई कह रहा है कि यहाँ से ले लो, उल्टा उठाओ। अब देखो यहाँ एस डॉलर टी है, कहाँ एस डॉलर टी, इसका अर्थ क्या होता है कि ए बी का पुत्र है, यानी एस जो है ना किसका पुत्र है, टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है। अब देखो एस टी का पुत्र है। अब कह रहा है कि आर डॉलर एस का क्या अर्थ हुआ कि ए जो है बी की बहन है, तो ए से टी का पुत्र है और एस टी का पुत्र है, ये किसकी बहन है, सॉरी एक मिनट, यहां तक क्लियर हो गया, ये पुत्र है, पुत्र है, और यहां से ये क्या हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या हो गया, ये भी बहन हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा माइनस, ये माता हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा माता हो जाएगा। अब देखो पिता होगा, ये तो पिता होगा ना। अब देखिए इनके पुत्र की बहन मतलब इनकी बेटी, बेटी की बहन बेटी की माता यानी इनकी पत्नी, पत्नी की माता सास, पत्नी की माता सास। पूछ क्या रहा है कि पी टी का क्या लगेगा, ये पी है ना, ये टी का क्या लगेगा। अब देखो यहाँ टी के पुत्र हो गया एस, एस टी का पुत्र हो गया और एस की बहन हो गई आर, तो टी की बेटी हो गई, और आर की माता हो गई क्यू, तो टी की पत्नी हो गई, और पत्नी की माता हो गई तो सास हो गई। आंसर क्या हो जाएगा सास, क्या हो जाएगा सास। 1-2 बार बनाना है इसको, बहुत शानदार तरीके से आसान तरीके से हम बताएंगे। अब आओ देखो उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। देखो यह है 7 13 16 31 46 डॉट, थोड़ा सा अंतर दिखना है इसमें, 7 दूना 14 माइनस 1, 16 दूना 32 माइनस 1, 46 दूना 92 माइनस 1, 91 नहीं है, क्या हो, हाँ है 91। अब देखो इसका आंसर मार लो, इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक और बात जानो, यहाँ एक और है कि अंकित मूल्य क्या निकालना है, इसमें अंकित मूल्य दर्शाना है।
तो अंकित मूल्य बराबर होता है, फॉर्मूला भी जानते होंगे आप लोग, अंकित मूल्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। इसको जोड़िएगा 1100, 700, 900, तो ऐसे जोड़ो ना, 1100, 700, 1800, 1800, 900, 2700, 2700, 600, 3300, 3300, 400, 4100, 4100, 500, 4600, 4600, 1000, 5600, 5600। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, भाग देने का देखो, 7/56, 80 नहीं दिया है ना। फिर एक बार जोड़, 1100, 700, 1800, 1800, 900, 2700, 2700, 600, 3400, 3300, 3300, 400, 3700, 3700, 500, 4200, अब 5200, जोड़ घबरा गया होगा, 5200/7। अब देखो 7 7 49, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्लियर। 7 7 49 कितना बचा? 3, तो 7 चौका 28, तो 7 4 ही नहीं होगा, आंसर यही होगा। अब 3 जो बचा उसके बाद 7 दूना 14 होबे करेगा, और उसके बाद 8 5 अबे करेगा। तो ये याद रखना कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या होती है। यदि अंकित मूल्य और छूट के मूल्य को दर्शाता है तो ये निकलना क्या है? औसत, वस्तुओं का औसत अंकित मूल्य, औसत बराबर या सभी वस्तुओं का मूल्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या होता है। नेक्स्ट आओ, इसको देख लेना एक बार बढ़िया से। हालांकि क्वेश्चन में विशेष कुछ है नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट हम लगा देते हैं, 20 होगा, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, पाई चार्ट के द्वारा बनाया गया इसको, इसका जो हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, इसको देख लेना, इसका क्या होगा? 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो अंग्रेजी आ गया। अब सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड स्पर्म। स्पर्म का सिनोनिम क्या होगा? डिस्पाई होगा। क्या होगा? डिस्पाई होगा। नेक्स्ट आओ, ये पूछ रहा है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन segment into the given sentence if there is no need to substitute it. Select no substitutional required. Trees clean and air and remove polluted gases. तो clean the air होगा, यहाँ clean the air होगा, ये जो clean and नहीं होगा, clean the air होगा। नेक्स्ट आओ, अब देखो, select the incorrect spelled word। इसमें देखना है आपको इनकरेक्ट कौन है। ओवररेक्ट, डिसोबीडियंट, डिसअप्रूव, प्रोपोर्शनेट, तो इसमें जो हो जाएगा डिसोबीडियंट हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। टैगोर वाज ए पोएट एज वेल एज पैट्रियट। तो इसमें बताना क्या है आपको? तो बताना है एज वेल केवल होगा, एज वेल एज नहीं होगा। ये जो होगा ना एज वेल होगा, एज वेल। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यूज रिपोर्टर रिफ्यूज टू हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका जो हो जाएगा डिस्क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्लोज हो जाएगा। अब देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। In the jungle he saw a pack of wolves। अब देखो, select the most appropriate antonym। उल्टा ढूंढना है इसका। डिपोजिट का, डिपोजिट मतलब होता है जमा करना, तो उसका क्या करेंगे? विथड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट आओ, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word। a large group of people, मतलब बहुत सारे लोगों का समूह क्या कहलाता है? एक कहलाता है हॉर्ड। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब जेलियस, जेलस जो होता है ना, ईर्ष्या, ये थोड़ा सा गड़बड़ है,
JEALOUS होता है, बाकी सब सही है, यही गड़बड़ है। नेक्स्ट आओ, यह सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मेडिकल प्रैक्टिशनर, स्पेशलाइजेशन इन चिल्ड्रेन एंड देयर डिजीज। यह क्या कहलाएगा भाई? यह कहलाएगा पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहां से है कि मनोहर शब्द का संधि क्या है। मनोहर शब्द का संधि क्या है? तो मनोहर शब्द का संधि जो है ये विसर्ग संधि है। क्या है? ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट आइए, अंकुश का ठीक विपरीत शब्द लिखें। अंकुश का विपरीत क्या होगा? निरंकुश। अंकुश का हो जाएगा साफ साफ निरंकुश। नेक्स्ट देखिए, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? 9 + 9 धन उड़ा। 9 धन उड़ा। नेक्स्ट आओ, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा, तो एरा हो जाएगा, एरा, लुटेरा। नेक्स्ट आओ, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। उसके लिए औपनिवेशिक, औपनिवेशिक संबंध है, उपनिवेश से संबंधित। नेक्स्ट आइए, अणु का अर्थ होता है परंतु अणु का अर्थ कौन होता है? ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। पीछे, एक दूसरे के पीछे। ये रहा लगभग आपका कंप्लीटली आज का सेशन का डिस्कशन। ऐसे ही लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये 96 है, 96 है। अणु का अर्थ होता है परंतु अणु का अर्थ कौन होता है? ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। ये पीछे, एक दूसरे के पीछे। नेक्स्ट आओ, सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है? सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है? तो सैंधव का आशय नमक होता है, घोड़ा होता है, समुद्र होता है। सोना नहीं होगा। क्या इसमें? सोना नहीं होगा। नेक्स्ट आओ, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अनेकार्थी शब्द कौन सा है? आयु, आदेश, ग्रंथ, गुरु हो जाएगा। गुरु अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट आओ, खगेश का पर्यायवाची शब्द है। खगेश किसका पर्यायवाची शब्द है? खगेश वैंतेय का। किसका है? वैंतेय का। अगला आइए देखते हैं, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कलई खुलना माने पोल खोल देना। इसका अर्थ क्या होता है? भेद प्रकट करना। क्या होता है? भेद प्रकट करना। ये 100 क्वेश्चन हो गया। अब आओ आपको हम दिखाते हैं। ये देखो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना इस पर, और जितना अधिक से अधिक हो सके इस चैनल को थोड़ा सा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और देखो ये फ्री सेवा देने के लिए हमारी टीम और हम खड़े हैं। ये DN एजुकेशन अड्डा है, और जिनको ऑफलाइन का बैच करना है हम तो पहले ही बताए हैं इसी वीडियो में कि इकरा कॉम्पिटिटिव क्लासेज यमुनागढ़ बड़हरिया में आए, हमसे जुड़े और जो भी समस्या हैं वो बताएं। प्रयास मेरा रहेगा कि मिनिमम फी लेकर आपका कल्याण करने की व्यवस्था हम करेंगे। ठीक है, लगातार ऐसे ही संडे के संडे, हर संडे का संडे आपका टेस्ट होते रहेगा। GMH हाई स्कूल बड़हरिया के ग्राउंड में ईगल फिजिकल एकेडमी के माध्यम से और हमारे छोटे भाई अफरोज अली के दिशा निर्देश में। ठीक है, थैंक यू। बने रहिए, जीत के ये विजेता बनिए।